इसकी अभी इधर तो गाने हैं, बाकी नहीं। सेल्फ चेक करते हैं अपने मोबाइल से भी चेक करते हैं, लैपटॉप से भी। एक लैपटॉप में होता है ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, जो भी कह रहा हूँ वो पता नहीं कैसे क्या ऐसा होता है। हम लोग यहाँ से प्रॉपर हो जाएगा या फोन आ गया होगा फोन पे, तो फिर कोई फोन कर रहा तो डिस्टर्ब है। आज का विषय है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन एक्ट। इसको 1988 का एक्ट है बेसिकली, तो एक्ट का नाम तो 1988 का ही कहेंगे। और ये अमेंडेड हुआ पहली बार, और अमेंडेड ऐसा हुआ कि एक तरीके से रिवैम्प हुआ पूरा 2016 में, और उसके बाद इसमें 3 अमेंडमेंट और हुए। थोड़ी सी इसका एक ओवरव्यू देखें और उसके बाद थोड़ी सिमिलैरिटी करेंगे जो हमने अभी थोड़े दिन पहले एक एक्ट पढ़ा था, उससे भी इसको सिमिलैरिटी के फॉर्म में, वहाँ उससे इसका क्या लिंकेज है, वहाँ किस मतलब उस एक्ट से कैसे डिफर है, और हमारे आईटी एक्ट से कहाँ से लिंक है, उसको भी इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें, मिलते जुलते जो 2 एक्ट हमने पढ़े, आज एक हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे जो पहले पढ़ा था हमने वो था पीएमएलए, जिसके काफी, अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि काफी सिमिलर है, प्रोविजंस जो हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं। और दूसरा है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 अमेंडेड इन 2016। तो ये पूरा वैसे ही नाम से पढ़ा जाता है एक तरीके से। और इसका जब अगर आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करेंगे इस एक्ट को, तो हो सकता है सिर्फ 2016 वाला एक्ट दिखा दे, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन है वो अभी अपडेटेड नहीं है। तो आप इसको जब भी गूगल पे सर्च करें, इसका पीडीएफ डाउनलोड करें अपने पास, तो आप डाउनलोड करिए 2021 का डालिए। जो अभी अमेंडेड 2024 का होने वाला है वो तो अभी आने में टाइम लगेगा, उसका प्रोविजन उसकी चर्चा कर लेंगे कि अभी इस फाइनेंस एक्ट 2024 में क्या प्रपोज हुआ और क्या हो चुका, मतलब एक्ट अभी चेंज होके क्या आ जाएगा। बट 2021 तक जो भी चीजें हैं, जैसे ही आप डालोगे तो ये अभी जो हमने आज अभी रखा हुआ है डिस्प्ले पे, वो लेटेस्ट एक्ट है। तो ये देखने में दोनों सिमिलर एक्ट हैं देखने में, क्योंकि ये भी ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जनरेट की गई हो, यानी ऐसे एसेट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ऐसा कुछ भी जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट किया गया हो, उसको अटैच करना और कन्फिस्केट कर लेना। अगर इंटेंशन कहें इस एक्ट का, तो जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था जो हमने चर्चा की थी, यानी ऐसी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से आपने कोई एसेट जनरेट किया, कोई प्रॉपर्टी जनरेट की, उसका अटैचमेंट, उसका कन्फिस्केशन, और जिसने ये ऑफेंस किया जो मनी लॉन्ड्रर था उसको सजा दिलाना। यहां पे बात करें, यहां पे जो टर्म है बेनामी प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले अभी हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में कि बेनामी प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, हम लोग आपसी चर्चा में भी, और एक्ट क्या कहता है। दूसरा कि इस एक्ट का भी जो मेन इंटेंशन है वो क्या है कि ऐसे जो ट्रांजैक्शन है, नाम क्या है, प्रोहिबिशन, यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन, दोनों निषेधात्मक एक्ट हैं। दोनों इन दोनों तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको निषेध करने के लिए बना है। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, धन शोधन निवारण अधिनियम, ठीक, और ये है जो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन एक्ट। दोनों ही नेगेटिव एक्ट है, यानी रोक रहे हैं सर्टेन चीजों को, यानी जिन चीजों को रोक रहे हैं, यानी वो इल वाइसेस होंगी हमारी सोसाइटी की, तो वो क्या थी, एक थी हमारी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस, और एक है दूसरी बेनामी प्रॉपर्टीज, ठीक। इसमें भी इसका इंटेंशन ऑफ द एक्ट क्या होगा, ऐसे लोग जो कि बेनामी ट्रांजैक्शंस में, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हों, और ऐसी प्रॉपर्टीज उनको अटैच करना, उनको कन्फिस्केट करना, और साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हैं
उनको सजा दिलाना। ठीक है, तो इंटेंशन ऑफ द एक्ट या जो मेन डोमेन ऑफ द एक्ट होगा वो दोनों का इस जैसा सिमिलर ही है। ठीक, अब हम आते हैं अपने इस एक्ट पे, क्योंकि आज हमारी मेन चर्चा का विषय ये। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि क्या है ये बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन, बाकी एक्ट क्या कहता है हम लोग अगर नॉर्मल समझें, इस बारे में चर्चा करें एक बार। क्या समझते हैं हम लोग, जैसे उस दिन हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में समझा था, वैसे ही अगर हम बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शंस के बारे में समझें तो क्या है, आपके जो भी आपने इसके बारे में सुना हो या एक्ट को ही पढ़ा हो। वो कोई कर रहा है तो प्रॉपर्टी किसी अन्य का नाम है। हाँ, फिर से बोलिए। प्रॉपर्टी किसी अन्य का नाम है और एक्चुअल उसका जो ओनर है वो कोई और। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन है इसमें। और क्या हो सकता है? आपके नाम है और मतलब आप उसके रजिस्टर्ड ओनर है एक तरीके से, है ना, बट आपकी कैपेसिटी नहीं है उसको ओन करने की। ठीक है, ये भी सही, ठीक है, ये भी डेफिनेशन का पार्ट है। और कोई जिसको लगे बेनामी प्रॉपर्टीज और क्या हो सकती है? ये सर कि कोई व्यक्ति को पता चला कि जैसे सपोज करिए कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मदर है, मेरी मदर है, ठीक है, अब मदर के नाम से पता कि बहुत सा जमीन उन्होंने लिया है, लेकिन रिसोर्स ऑफ इनकम बता नहीं पा रहे, पता चला कि थर्ड ने पैसा दिया है, तो थर्ड ने मतलब बेटे ने दिया है या किसी और थर्ड ऐसे माने हम ही ने दिया, तो भाई उसको रिसोर्सेस ऑफ इनकम भाई तो उसका था नहीं, मदर का कोई था नहीं, लेकिन फिर भी उनके नाम करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लेकिन पता चला किसी उनके बेटा ने या बेटी ने इन्वेस्ट किया है। नहीं तो मान लेते हैं ऐसा कि मान लेते हैं प्रॉपर्टी इनके नाम पे है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये आपके सुपुत्र हैं, ठीक है, तो अब इस केस में इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसका सारा पेमेंट आपने किया है, तो इनके हैंड में बेनामी प्रॉपर्टी हो जाएगी। सोर्स तो उनका है ना, सोर्स तो उनका लेजिटिमेट सोर्स है ही, जो भी इनके अपने बिजनेस था, सैलरी से था, पीएफ से था, जो भी था उनका सोर्स एक्सप्लेन। जैसे हम ये कर रहे हैं कि ऐसा सब प्रैक्टिकल केस देखा गया कि एक मदर के नाम से बहुत सी जमीन थी और वो लड़का मतलब ऊपर वाले आमदनी से जमीन लेता रहा मदर के नाम से, इलीगल सोर्स था। बाद में जब मदर केस लगा तो मदर के पास कोई अप्लाई नहीं था, कोई रिटर्न फाइल कर नहीं रही थी, और फिर जितनी जमीनें थी तो बेनामी में आया था, वहाँ नोटिस आई थी तो मदर के पास। नहीं, देखिए उसकी इंक्वायरी करना एक अलग बात है कि वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली वो जो ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी बेनामी है या नहीं है, या बेनामी ट्रांजैक्शन कैसे कहलाएगा, तो उस केस में जहाँ पे जैसे भी सन वाला मैटर है, अगर भाई होता तो क्या होता, और बाकी रिलेटिव क्या है, एक्ट ने उसको बाकायदे डिस्टिंग्विश कर रखा है, उसको ही हम अभी चर्चा करते हैं एक्ट के माध्यम से, जहाँ इन्होंने डिफाइन किया। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये 7 चैप्टरों में बटा हुआ है, अगर इसका हम रेंज एंड एक्सपेंशन देखें 7 चैप्टर है, ऑलमोस्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जितना ही बड़ा ये एक्ट है, 72 सेक्शंस है टोटल इसके अंदर। और अगेन हम लोग जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं उसका जो पहला चैप्टर होता है वो प्रिलिमिनरी होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, जो कि उसका ये बताता है कि उसका नाम क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसके एक्सपेंशन कहाँ तक होगा, और सेक्शन 2 उसकी जनरल डेफिनेशन बताता है। ठीक, तो उसको देखते हैं। देखिए प्रिलिमिनरी, वही शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट एंड डेफिनेशन, फिर इसका जो मेन चैप्टर है चार्जिंग सेक्शन है, क्या है उसके बारे में चर्चा करता है। फिर चैप्टर 3 अथॉरिटीज के बारे में, चैप्टर 4 इसका एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, यानी कि जब अगर हमने पा लिया कि वो बेनामी ट्रांजैक्शन है तो उसका फर्दर एग्जीक्यूशन क्या करेगा ये एक्ट या उसकी अथॉरिटीज, है ना। और इसके बाद फर्दर उसका अपीलेट चैनल, और उसके बाद उसमें सजा का प्रावधान, सजा किसको माना है, ऑफेंसेस प्रोसिक्यूशन और मिसलेनियस। अब इसको शुरू करते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो ये एक्ट पहले ऑब्वियसली 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर को उस पर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, नहीं होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें जो अमेंडमेंट आया 2019 में आया, तो 2019 वाले अमेंडमेंट से ये एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया हो गया। ये देखिए आप इसको, यहाँ पे जब स्टार बन गया, यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट का पार्ट हुआ, ठीक। और ये एक्ट था बेसिकली ओरिजिनली, यहाँ हमने चर्चा की थी, इस एक्ट का नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन एक्ट 1988,
क्योंकि ओरिजिनल को रिपील पूरी तरह से इन्होंने नहीं किया, वहां से सर्टेन सेक्शंस को लेकर आगे उसको एक तरीके से सप्लीमेंट कर दिया, एनरिच कर दिया, खूब इक्विप्ड कर दिया विद प्रोविजंस एंड सेक्शंस। इसी वजह से उस एक्ट का ओरिजिनल नाम नहीं चेंज किया गया है। मेजर अमेंडमेंट या मेजर सप्लाई इस एक्ट को या मेजर पावर इस एक्ट को 2016 के अमेंडमेंट ने दी है, ठीक है। इसीलिए इफेक्टिव अगर देखा जाए, इफेक्टिवली इफेक्टिव जो हुआ है वो 2016 के बाद से हुआ है। तो अब इसमें इसकी जो डेफिनेशंस हैं, इसमें उन्होंने डिफाइन किया कि इसकी डेफिनेशंस में क्या क्या टर्म्स होंगे। तो इसके अंदर एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का टर्म होगा, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमने एक टर्म सुना था अभी पीएमएलए में भी कुछ दिन पहले, ठीक, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, इसके अंदर जो अथॉरिटीज हैं अभी सेक्शन 18 में हम पढ़ेंगे। इस एक्ट में सिर्फ 4 अथॉरिटीज हैं और कोई अथॉरिटीज नहीं है। एक है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक है अप्रूविंग अथॉरिटी, एक है इनिशिएटिंग ऑफिसर और एक है एडमिनिस्ट्रेटर। 4 ही अथॉरिटीज इस एक्ट के अंदर हैं, जो एक्ट ने कहा कि इसमें एग्जीक्यूट करने में, इसको इन्फोर्स करने में जो अथॉरिटीज होंगी वो भी हम सेक्शन 18 में देखने वाले हैं। अब इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, डेफिनेशन दे दी इन्होंने। तो जो आईटीओ होगा, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 में हमारे एक्ट में डिफाइंड है, जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर अपॉइंटेड होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, क्योंकि इस एक्ट का एग्जीक्यूशन भी, इस एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन भी किसके पास है, बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस एक्ट को भी एडमिनिस्टर करता है, जैसे कि ब्लैक मनी एक्ट 2015 को भी वो एडमिनिस्टर करता है, अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 1961। अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होगा, जो जेसीआईटी या एडिशनल कमिश्नर होगा, अगेन जो जिसकी डेफिनेशन और इसका अपॉइंटमेंट हमारे इसमें दे रखा है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। जो इसकी मेन डेफिनेशन, अटैचमेंट का मतलब यहाँ पे इन्होंने स्पेशली अच्छे से समझाया है एक स्वीट एंड शॉर्ट लाइन में। वो क्या है अटैचमेंट का मतलब, कि किसी भी तरह का निषेध, कैसा निषेध, जिससे कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन किसी भी प्रॉपर्टी का, जैसे ही वो अटैचमेंट का ऑर्डर हो वो उसमें प्रोहिबिशन लग जाए, आगे वो फर्दर वो ना की जा सके, ठीक है। और अथॉरिटीज इन्होंने कहा है, जैसा भी हम चर्चा करने वाले हैं, इस एक्ट में सिर्फ 4 ही अथॉरिटी डिफाइन है, जो कि सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में डिफाइन की हुई है, और वो 4 ही है। अभी हमने उसकी चर्चा भी की थोड़ी सी। अब बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ ये, और क्या कहा इन्होंने कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, जहां पे इन्होंने डिफाइन किया कि बेनामी ट्रांजैक्शंस किसको कहेंगे। क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, इन्होंने कहा कि ऐसी सभी प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन हो। तो हाइपरलिंक करते हुए मैटर आया बेनामी ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे, तो वो ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल बी 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है कि 4 तरह के ट्रांजैक्शंस को आप बेनामी ट्रांजैक्शंस मानेंगे। तो जो सबसे पहला है ट्रांजैक्शन क्या, कि उसका जो ट्रांसफर है उस प्रॉपर्टी का, वो किसी व्यक्ति के पास हो या उसने होल्ड करके रखी हुई, और उसका जो कंसिडरेशन है, उसकी जो वैल्यू है, वो किसी और व्यक्ति ने दी हो। ए के पास होल्ड है या ए के पास ट्रांसफर की गई है, लेकिन उसका कंसिडरेशन किसी और ने पे कर रखा हो, एंड साथ ही साथ जिसने होल्ड करके रखा हुआ है, इसका जो अगला पार्ट पढ़िए बी, जिसने होल्ड करके रखा हुआ है उसने वो जो एक्चुअल उसका बेनिफिशियल ओनर है उसके इमीडिएट या इनडायरेक्ट या फ्यूचर बेनिफिट के लिए या इमीडिएट बेनिफिट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने पास रखा हुआ है, इसके लिए जिसने उसका कंसिडरेशन दे रखा था, ठीक है। ऐसे केसेस में इस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे, इस ट्रांजैक्शन या इस अरेंजमेंट को बेनामी ट्रांजैक्शन कहेंगे, एज पर सेक्शन 9 और 2 सबसेक्शन 9 कैपिटल ए के अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन ऐसे केसेस में इन्होंने प्रोविजो दिया, एक्सेप्ट दिया, यानी कि एक्सेप्शन एक्सक्लूजन क्लॉज दिया। क्या दिया, क्योंकि ऐसे केसेस में, जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने सबसे पहले कर्ता को रखा। कर्ता क्या होता है, वो मैनेजर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास जो भी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। तो उसका मैनेजमेंट, उसका होल्ड, वो पूरा एग्जीक्यूशन वो पूरा कर्ता के पास है, तो वो इस डेफिनेशन के बाहर रहेगा। अगर इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो कर्ता भी शामिल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और देखिए इन्होंने क्या एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूड किया इन्होंने ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी फ्यूडिशरी कैपेसिटी में होल्ड करके रखा है, जैसे ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, पार्टनर ऑफ द फर्म, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, है ना। इस तरह के लोग जो प्रॉपर्टी अपने पास रख रहे हैं, उसका जो कंसिडरेशन है वो तो कंपनी ने पे किया,
उसका जो कंसिडरेशन है वो किसने पे किया, फर्म ने पे किया, उसका कंसिडरेशन ट्रस्ट ने पे किया, वो तो उसका मैनेजमेंट के लिए अपने पास होल्ड करके रख रहा है और किसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, ऑब्वियसली कंपनी के लिए, ऑब्वियसली ट्रस्टी जो उसके बेनिफिशियल ओनर है, ट्रस्टी के केस में वो बेनिफिशियल ओनर हो जाता है जिसके नाम को ट्रस्ट की गई है, ठीक है। इवन दो ये इस डेफिनेशन में एकदम डायरेक्टली फिट इन हो रहा है, ध्यान से देखिए, अगर इस डेफिनेशन के दोनों लिम्ब देखिए तो ये वहां पे जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी वाला पर्सन है जो अभी क्लॉज 2 में कवर हो रहा है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, फर्म, पार्टनर ऑफ द फर्म, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, ये सब इस डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं, बट उसको एक्सक्लूड किया क्योंकि वो उसका इंटेंशन जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन करना नहीं, इसलिए इसको एक्सक्लूड किया। देखिए और किसको एक्सक्लूड किया, 4 ही एक्सक्लूजन है इसके अंदर। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपने पत्नी के नाम से या पति के नाम से, स्पाउस वर्ड यूज है, या किसी भी बच्चे के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और उसका कंसिडरेशन उस इंडिविजुअल के नोन सोर्सेस से पे किया गया, ठीक, यानी अपने पत्नी या पति के नाम पे प्रॉपर्टी या अपने बच्चे के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है और उसका जो सोर्स है, कंसिडरेशन है उसके नोन सोर्सेस से, ठीक है, तो भी वो इस ट्रांजैक्शन से बाहर हो जाएगी, यानी उस डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी जो भी हमने ऊपर पढ़ी। भाई के केस में इन्होंने एक एक्स्ट्रा राइडर लगा दिया, भाई के केस में और लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट दोनों के केस में। देखिए इसमें इन्होंने कहा ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो जो इंडिविजुअल है उसको ज्वाइंट होना मैंडेटरी है, तब वो इस प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगा। लेट्स से मैं और मैं भाई हैं, एक प्रॉपर्टी है वो ज्वाइंट होल्डर के नाम पे यानी मेरे और इनके नाम पे हो गई, इसका कंसिडरेशन में इनका कोई रोल नहीं है, ठीक, लेकिन ये यूज भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और उसका कंसिडरेशन मेरे नोन सोर्सेस से अगर है और हम दोनों ज्वाइंट ओनर हैं तो भी ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 कैपिटल ए के डेफिनेशन ऑफ परव्यू से बाहर हो जाएगा। ये जो एक्सक्लूजन क्लॉज 4 हमने पढ़ा, ठीक है, इसका मतलब सिंपली इतना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पहला हिस्सा पढ़ा कि बेनामी ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे, कि वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफर हो या उसने होल्ड करके रखी हो लेकिन उसका कंसिडरेशन किसी और ने पे कर रखा हो, ठीक, साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी को जिसने होल्ड करके रखा है वो उसके फ्यूचर या प्रेजेंट बेनिफिट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रखा हुआ है जिसने कंसिडरेशन पे कर रखा है, तो ऐसे केसेस को बेनामी ट्रांजैक्शन मानेंगे सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन ऑफ दीस 4 क्लॉजेस, ठीक। मतलब सर पेरेंट्स को, इसका मतलब पेरेंट्स को अलग कर दिया जी, पेरेंट्स के साथ में जॉइंट नेम में नहीं दे सकते। हाँ, इसमें लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट में कवर है, वो ब्रदर, ये देखिए यहाँ ब्रदर और सिस्टर, और लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट का मतलब हो गया मेरे लाइन के ऊपर यानी मेरे फादर, उनके भी दादाजी को भी कवर कर लिया, और डिसेंडेंट का मतलब फिर नीचे लाइन पूरी और भी कवर कर ली, पोते को भी कवर कर लिया यहाँ। हाँ? और उसके नाम रजिस्ट्री करा दी तो बेनामी हो गई। क्या फिर से बताइए? मेरा जॉइंट में नहीं है, मेरा कुछ नहीं था। बेनामी नहीं हो गई, या तो आपने उसको प्रॉपर गिफ्ट कर रखा है, सर तब वो अलग चीज हो गई। मेरा सर लॉजिक नहीं था, हाँ। इससे पहले मैं नहीं कहा था जी। जैसे मैं लड़का हूँ, ठीक है, मेरी माँ है, एक ही मैं बेटा हूँ, मुझे पता है कि मदर जिसे 70 साल पहले ये लोग करते थे कि ऊपर वाला आमदनी से बहुत उम्मीद था, वो कहा कि उनके नाम से 15-20 बीघा खेत कर लिए, तो जानते कि मदर के मरने के बाद मालिक हम ही होंगे, तो वो किस में आएगा, क्योंकि वो तो मतलब जमीन खटता जा रहा है, कोई कहीं का भी कोई कभी वर्ड क्या यूज हो रहा है, ध्यान से देखिए ना, यहाँ आउट ऑफ द नोन सोर्सेज ऑफ द इंडिविजुअल, यानी ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यानी आप जब क्लेम करेंगे, लेट से किसी का केस खुला बेनामी में और मैटर गया इन्वेस्टिगेशन के पास, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया, अभी हम प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, तो वो सबको नोटिस इशू करेगा ना, जो बेनामीदार है यानी जिसने प्रॉपर्टी जिसके पास है, जो जिसने कंसिडरेशन पे किया या जो उसका बेनिफिशियल हो रहा है, सबको नोटिस गई, ठीक। हमारा तो कहीं नाम तो है नहीं, हम दे रहे हैं, वो तो इनडायरेक्टली पैसा उसको जा रहा है, जैसे कहीं से भी कोई पैसा। आप बात नहीं समझे, लेकिन अगर जिसका वो जिसके नाम से वो, जैसे वो आपकी माता जी का जैसे लेट से केस आप बता रहे हैं, तो माता जी से भी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उनके सोर्स भी तो पता किए जाएंगे, क्योंकि आप टर्म देखिए ना यहाँ पे क्या यूज है, वही ये पूछ रहा ये नॉन सोर्सेस का भी वेरिफिकेशन तो होगा ही ना इन्वेस्टिगेशन में। वही अगर वो नॉन सोर्सेस का वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली वो डीमिंग इफेक्ट से, जैसे हमारे यहाँ 68-69 यूज है, वो अपने आप डीमिंग इफेक्ट से जाएगा
क्यों प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ये उसका ये फैक्टर पूरा नहीं हो पा रहा है कि उस इंडिविजुअल ने अपने नोन सोर्सेज से पे करके रखा हुआ है। वही सर इन्वेस्टिगेशन मान हो गया कि हाँ। कोई रिसोर्स का पता नहीं चला मतलब का, तो फिर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा सर। हाँ, और इस केस में यहाँ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर होगा, ये बेटर क्योंकि उसका ये फैक्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है कि उसने अपने नोन सोर्सेज से वो दे रखा है। वो सर एक्सपेंट में अगर इस तरीके की फाइंडिंग आती है, हाँ, तो उसको रेफर करना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसी अगर फाइंडिंग आपके असेसमेंट में आती है तो उसको रेफरेंस जो है, आखिर ये बताइए उनके पास सोर्सेस क्या होंगे। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि सोर्सेज ऑफ ये जो भी ये प्रोसेस करने जाएगी अथॉरिटीज जो इस एक्ट में बनी हुई हैं, वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से होंगी। यही डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, अभी हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं तो दो नहीं, इसमें मदर इन लॉ इसलिए कवर नहीं है। आप ध्यान से देखिए, हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट में जहाँ गिफ्ट की डेफिनेशन में उन्होंने रिलेटिव को डिफाइन किया है 56 के एक्सप्लेनेशन में, वहां पे लीनियर असेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस दोनों को कवर किया है, यहाँ पे नहीं कवर है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, और लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट एंड द इंडिविजुअल, यानी किसकी बात हो रही है, सिर्फ इंडिविजुअल के लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट की बात यहाँ पे अभी हो रही है। इसको इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है कि स्पाउस का भी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट वहाँ पे कवर हो। सर थोड़ा क्लियर हमारा क्यों नहीं हुआ कि हमारा ये 10 जो आप बता रहे हो मैं अभी स्पेसिफिक चीजों पे अभी आता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं सर, नहीं आएंगे हम अभी। हमारी बात इंक्वायरी पता चला कि वो अनएक्सप्लेन्ड था, मतलब रिसोर्स हाँ। मंदिर को क्या टैक्स देने के लिए क्या वो जमीन गवर्नमेंट ले लेगी, मतलब बेनामी में सरकार लेगी, टैक्स पे नहीं कर पाएगी। अगर वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, मैटर बेनामी ट्रांजैक्शन में गया तो उसका अटैचमेंट और कंफिस्केशन होगा, उसका प्रोसेस है होगा। अच्छा ये बिल्कुल। अभी हमने जब स्टार्टिंग में चर्चा की, इंटेंशन ऑफ दिस एक्ट क्या है। इंटेंशन ऑफ दिस एक्ट है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि बेनामी ट्रांजैक्शंस में कवर हो रहे हो उनका प्रोहिबिशन करना, ठीक, उनका अटैचमेंट करके उनको कन्फिस्केट कर लेना सेंट्रल गवर्नमेंट में, साथ ही साथ जो लोग इस ट्रांजैक्शंस की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनको सजा दिलाना, ठीक, ये है इंटेंशन ऑफ दैट। एक सेकंड के लिए प्लीज आपस में बात ना करें, कोई भी आदमी मुखातिब सामने हो, चेयर की तरफ हो, लेक्चर की तरफ हो, और जो भी क्वेरी आपकी बंद पड़ रही है, अचानक मान लो पूरी पड़ रही है, तो प्लीज इधर से आपस में शेयर बहुत ही डिस्टर्बिंग लगता है। हमें तो लग रहा है आप लोगों को भी लगता है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं अपने आप से कि डिस्टर्ब मैं काम कर रहा हूँ। प्लीज आपस में बिल्कुल बात मत करिए, जो कुछ पूछना है एक यहाँ लेक्चर दे रहे हैं उनसे पूछिए प्लीज, इसको अन्यथा बिल्कुल मत किया कीजिए। इस डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा यानी जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के जो 4 हिस्से हैं, 4 उन्होंने पार्ट में इन्होंने डिफाइन किया कि बेनामी ट्रांजैक्शंस किस किस को कहेंगे। उसमें ए अभी हमने कवर किया, बी क्या कवर है कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि किसी फिक्टिशियस नेम में किया गया, ऐसा नेम जो एग्जिस्ट ही ना कर रहा उसके नाम पे कर दिया गया हो, ऑब्वियसली ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन में कवर होगा। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि ऐसा ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसमें जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको पता ही नहीं है या वो डिनाई करता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली है नहीं ली। एग्जाम्पल के तौर पे किसी एम्प्लॉयर ने या किसी बड़े बिजनेसमैन ने अपने किसी एम्प्लॉय के नाम पे या किसी के नाम पे वो चीज कर ली, और उसकी जानकारी में ज्यादातर केसेस में इवन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वो अपने बैंक पासबुक और डेबिट कार्ड वगैरह भी अपने एम्प्लॉइज के मेंटेन करते थे वो लोग। खाली बेनामी ट्रांजैक्शंस को अभी हम अगर हटा दें नॉर्मल टैक्सेशन को भी अवॉइड करने के लिए, इसमें नाम ही जाली है, यहाँ पे वो ओनर तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए उन्होंने दोनों चीजें कवर की। मान लीजिए ऐसा कोई पैन है, ऐसा कोई नेम है जो कि यू कैन से आज की डेट में या तो मर चुका, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसका एक्चुअल तो पोजीशन उसने अपने पास होल्ड करके रखा है। सर सी में तो आ जाएगा सर। सी में तो ये कवर होगा कि जिसमें ओनर एक्चुअली एग्जिस्ट तो कर रहा है, माली हो गया, वहाँ का नौकर हो गया, कोई एम्प्लॉय हो गया, लेकिन उससे जब पूछा गया कि भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारी 300 करोड़ का बंगला है या 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उससे पूछा गया तो कहा भाई मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। या सर सेल कंपनी में जैसे पहलेदार को डायरेक्टर बना के हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इसीलिए इन्होंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की।
और ये जो चौथा पार्ट है वो ये है, देखिए जब भी डेफिनेशन बनाई जाती है उसका डोमेन कोशिश करते हैं जितना ब्रॉडर कर दें, अदरवाइज कोई ना कोई लूप होल अभी चला जाएगा। अभी इस एक्ट को जैसे पीएमएलए को एनरिच करते जा रहे हैं, जहां जहां लूप होल मिल रहा है वहां पे फाइनेंस एक्ट अमेंड कर देता है। अभी आप देखिएगा 2016 में जब इस एक्ट को देखेंगे 2019 तक इसमें बहुत सारी खामियां थी क्योंकि धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो रहा था। 19 में इन्होंने थोड़े लूप होल भरे, 21 में भरे, और अभी लेटेस्ट 24 फाइनेंस एक्ट में भी अभी आप इस एक्ट में देखेंगे आपकी खुद क्वेरी रेज होंगी कि यहाँ पे इसका ये मतलब होना चाहिए था। उन्होंने फाइनेंस एक्ट 24 में उसको डील कर लिया, तो जो सर्टेन अमेंडमेंट्स हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए ऐसा इन्होंने कहा कि ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा अरेंजमेंट, क्योंकि ये टर्म हमेशा यही यूज हो रहा है, ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा अरेंजमेंट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसमें जो कंसिडरेशन उसको दे रहा है, ठीक है, वो या तो ट्रेसेबल नहीं है या वो फिक्टिशियस है, ठीक, यानी जिसने कंसिडरेशन पे किया। ऐसे केसेस में भी यानी मान लीजिए किसी वजह से जिसने एक्चुअली वो पे किया, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन ऑफ द एक्ट क्या है, दो इंटेंशन है इंपॉर्टेंट हमेशा समझना है। एक तो वो जो बेनामी प्रॉपर्टी है, बेनामी ट्रांजैक्शन है, उसको लोकेट करके, उसको ट्रेस करके, अटैच करके कंफिस्केट कर लेना, ठीक, और दूसरा अगर जो इसमें इन्वॉल्व व्यक्ति है जिसने बिल्कुल ये काम किया है उसको सजा दिलाना। बट इन केस अगर जिसने ये काम किया है वो ट्रेसेबल ही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मर गया है, व्हाटएवर द रीजंस में भी, जैसे पीएमएलए में भी होता था कि जो लॉन्ड्रर है अगर वो मर गया तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी है, तो उसको भी अटैच कन्फिस्केट करने का प्रोविजन बनाना पड़ा था एक्ट को। तो ऐसे केसेस में जिसने एक्चुअली कंसिडरेशन प्रोवाइड किया, जिसने वो एक्चुअल उसका बेनिफिशियल ओनर हो सकता है, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फिक्टिशियस था या ट्रेसेबल नहीं है, तो भी हमें एक्ट ने ये पावर दी बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 9B से कि ऐसे केसेस में भी उसको बेनामी ट्रांजैक्शन तो आप मान ही लोगे और उसका जो अटैचमेंट का प्रोसेस है वो तो कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये हमेशा दो लिंब का प्रोसेस होगा, हमेशा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत होगी। वहां और यहाँ पे अभी पीएमएलए में इसमें अंतर क्या है, आपके अगर क्वेरी आएगी तो मैं बताऊंगा। दो लिंब क्या है, ये है प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि बेनामी प्रॉपर्टी है। तो इसका जो फेट होगा, अगर बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड कर दी गई कि बेनामी हो गई, बेनामी ट्रांजैक्शन कर दिया, तो इसका फेट का क्या होगा, फेट क्या होगा, अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद कन्फिस्केशन। यानी पर्पस ये है कि ये प्रॉपर्टी को एंजॉय जो व्यक्ति है कोई भी ऐसा अदर देन व्यक्ति ना कर पाए, वो फाइनली वो इसके पास चली जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाए, यानी पब्लिक फंड में वो चली जाए प्रॉपर्टी। इंटेंशन ये है। और दूसरा क्या है कि जो इसमें इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में, चाहे वो जिसने होल्ड करके रखा था वो, चाहे वो जो बेनिफिशियल ओनर था वो, या जिसने कंसिडरेशन पे किया वो, या एनी अदर पर्सन। अभी हम जब सेक्शन 53 पढ़ेंगे जहां पे इसका ऑफेंस और उसको चार्ज करने का तरीका बताया है, तो एनी अदर पर्सन को चार्ज किया है उसके अंदर, इवन इंड्यूसमेंट को भी चार्ज किया, अबेटमेंट टू सुसाइड जैसे होता है, इंड्यूसमेंट को भी चार्ज किया। तो उस व्यक्ति को सजा दिलाना बाय द स्पेशल कोर्ट 7 साल तक की सजा है। तो इन केस अगर ये व्यक्ति नहीं है, एग्जिस्ट कर पा रहा है किसी केस में, तो ये इंटेंशन तो पूरा करना जरूरी है, यानी दोनों इंटेंशन सेपरेटली भी चल सकते हैं और दोनों साथ ही साथ चल सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका प्रोसेस है, तो ये जो पार्ट है उसको कवर करता है, ठीक है। अब बेनामीदार क्या हुआ, इसमें बेनामीदार को भी डिफाइन किया है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, एक कोई भी ऐसा फिक्टिशियस पर्सन या कोई पर्सन जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है या उसने अपना नाम उधार दे रखा है, सबको इंक्लूड करके रखा है। देखिए वो इसमें ब्रॉडर डेफिनेशन इसीलिए करते हैं वो ज्यादा, सिर्फ उसने नाम उधार दे के रखा है और कभी वो मतलब आया नहीं है क्या हुआ, तो उसको भी इन्होंने इंक्लूड करके रखा है। तो ये डेफिनेशंस के साथ इन्होंने बताने की कोशिश की कि ये हमारे एक्ट की टर्मिनोलॉजीज हैं, ये क्या होगा। अब हम आते हैं इसके मेन चैप्टर 2 पे, जहां पे इसका मेन चार्जिंग सेक्शन है। तो इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 3 है कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। सीधे कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शंस में इंटर नहीं करेगा। सबसेक्शन 1 में एक तरीके से था, उसका जो सर्टेन पार्ट है वो डिलीट कर दिया गया, रिपीट कर दिया 1988 वाले एक्ट में था। फिर इसमें उन्होंने कहा ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सबसेक्शन 2, उससे पहले के ऑफेंसेस के लिए, 2016 से पहले के ऑफेंसेस के लिए, कि ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा ट्रांजैक्शन किया होगा उनको 3 साल की सजा या जो जुर्माना है या दोनों दिया जा सकता है।
मेन सेक्शन अब ये है 3 सबसेक्शन 3 कि कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन में ऑन और आफ्टर ये जो अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बाद से इंटर करता है तो वो इन दैट केस पनिशेबल होगा इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 7 जहां पे इन्होंने ऑफेंसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन डिफाइन किया है। सेक्शन 53 है उसका चार्जिंग सेक्शन, हम भी उस पे आएंगे। मिनिमम 1 साल की और मैक्सिमम 7 साल की सजा है, उस पर भी हम आते हैं। इस प्रोहिबिशन में जो कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है देखिए, इसके बाद हम इसके अगले पार्ट पे आएंगे। यानी सेक्शन 3 तो चार्जिंग सेक्शन हो गया। सेक्शन 4 कह रहा है कि जो उसका एक्चुअल ओनर था, ये सेक्शन यानी ये एक्ट अगर प्रोहिबिट नहीं करता तो वो किसी ना किसी तरह से रिकवरी कर सकता था, कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके सूट करके, सिविल कोर्ट में जाके। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी है 2023 में इसी से रिलेटेड, नाम मैं अभी आपको कोट करके ढूंढ के बता दूंगा। इसमें क्या है कि मान लीजिए जो एक्चुअल ओनर है उसमें अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करना चाह रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी बेनामी हेल्ड कर दी गई है, ठीक है, तो वो जो एक्चुअल ओनर है जो प्रॉपर्टी का, वो प्रोहिबिटेड हो जाएगा जो रियल ओनर है उसको रिकवर करने के लिए, और उसका कोई भी डिफेंस उस पर काम नहीं करेगा जो रियल ओनर है कि वो मेरी प्रॉपर्टी थी और वो मुझे वापस मिल जाए। द मोमेंट वो बेनामी अगर हेल्ड कर दी गई, ट्रांजेक्शन को बेनामी ट्रांजेक्शन मान लिया, तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है उस ओरिजिनल ओनर को वापस प्रॉपर्टी को अपने पास प्राप्त करने के लिए। सेक्शन 5 कहता है कि ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज बेनामी हेल्ड कर दी जाएंगी वो लायबल टू बी कन्फिस्केटेड, जैसा कि हमारे एक्ट में प्रोसीजर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उसका किया जा सकता है। और ये अगेन कोई भी बेनामीदार, बेनामीदार का मतलब जो होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी है, बेनामीदार का मतलब यहाँ पे आप समझिए जो होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी है, वो उसको प्राइवेट करता है कि वो बेनिफिशियल ओनर और एनी अदर पर्सन को रिट्रांसफर नहीं कर सकता। ये रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम है देखिए प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, ठीक है। अथॉरिटीज, चैप्टर 3 अथॉरिटीज है इसमें। इसमें सबसे पहली अथॉरिटी इन्होंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लिखा, और इस अथॉरिटी में देखिए आज की डेट में लिखा हुआ है कि जो सफीमा यानी कि स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपने सुना होगा हमारे विभाग के भी कुछ लोग सफीमा में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बन के जाते रहे हैं, है ना, तो उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी माना जाएगा। जस्ट 2021 के पहले, जरा आप ध्यान से देखें तो 9 नंबर का देखिए लिखा हुआ है 2021, ये 9 नंबर है ना, और यहाँ देखिए 2021, यानी कि ये अमेंडमेंट जो है 2021 से है, जुलाई 2021 से। इससे ठीक पहले ये सारे सेक्शन एग्जिस्ट कर रहे थे। ये जो ओमिटेड लिखा है सेक्शन 8 है, 9 है, 10 है, 11, तो 9 सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 17 इनको ओमिट कर दिया गया, क्योंकि इसमें प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैसे फॉर्म होगी, क्या होगी, उन्होंने उस प्रोसेस को पूरा डिफाइन कर दिया था। और ये कहा था, अभी इस बारे में भी चर्चा करते हैं, ये कहा था कि जब तक इसका अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर प्रॉपर नहीं दे रहे, तो जो पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी वही सेम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट की भी, इस एक्ट की भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम करेगी या एडिशनल चार्ज लेगी, जिसको भी हम कह सकते हैं, यानी उसके पास भी सेम पावर होगी कि वो बेनामी इस एक्ट की भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम करेगी। लेकिन ये व्यवस्था कब तक थी? ऑब्वियसली इस अमेंडमेंट के आने से पहले तक। इस अमेंडमेंट के आने के तुरंत बाद, जुलाई 2021 के अमेंडमेंट के आने के बाद, इन्होंने एक तरीके से उसको रेफर कर दिया, सीधे सीधे ऑथराइज कर दिया कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ फेमा है, सॉरी सफेमा है, इस एक्ट का नाम जो शॉर्ट में पढ़ते हैं सफेमा पढ़ते हैं, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1976, उसके अंदर जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिफाइंड है, वो कौन होती है? उस एक्ट को खोलने की जगह हम एक खाली ग्लिम्स बता दे रहे हैं कि सेक्शन 5(1) में क्या डिफाइंड है। तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल का एक ऑफिसर होता है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे यहाँ किसकी रैंक के इक्विवेलेंट है? सीआईटी के इक्विवेलेंट है। तो आप ऐसे समझ लें कि आज की डेट में जो भी उस ज्वाइंट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट ऑफिसर होगा, उसी को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसमें मान लिया गया। सर ये एक्ट किस विभाग के पास है? क्या चीज? ये एक अलग ही है, उसमें डेपुटेशन भी सारे लोग रहते हैं, तो ये भाग नहीं है, उसमें उनका काम ही यही है कि ऐसे जो ऑफेंडर्स हैं, किसी विभाग के पास नहीं है, डेपुटेशन पे ही उसमें ऑफिसर्स है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक विभाग ही अलग एक तरीके से कह लीजिए, कोई अलग से डिपार्टमेंट रिलेटेड नहीं है उसमें।
नाम से ऐसा लग रहा है कि सीबीआईसी के अंदर में होना चाहिए। नहीं, सीबीआईसी के तो अंडर में है, सीबीआईसी नहीं, सीबीआईसी मतलब सेंट्रल एक्साइज वाला जो है, नहीं है तो नहीं उसमें, नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि आप ध्यान से देखिए, मैंने एक टर्म एक एक्ट और यूज किया था, उसका नाम था कोफे कोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, कोफे यही था ना। तो वो उस एक्ट को एडमिनिस्टर दो अथॉरिटीज करती थी, कोसा जो था वो था सीबीआईसी के पास, और कोफे यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था वो ईडी के पास था, क्योंकि दो अलग अलग डोमेन पे पार्ट पे है। तो यहाँ का जो पार्ट है स्मगलर्स वाला पार्ट जो एग्जीक्यूट करेगा वो कौन करेगा, सीबीआईसी वाला पार्ट करेगा, स्मगलिंग से रिलेटेड है। और फॉरेन एक्सचेंज को कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो ईडी करेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट किसके पास है, ईडी के पास। तो एग्जैक्ट एक डिपार्टमेंट इस एक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, जैसे कोफे कोसा भी नहीं करता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ जो नीलामी में जब केस हो रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहाँ रेफर करेगी, यहाँ हाँ दिल्ली में रिफर करेंगे, लेकिन 21 के बाद से इन्होंने कहा कि जो सफीमा की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वही फिलहाल इसकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन्होंने मान ली, दिल्ली। पहले भी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी पीएमएलए की, वो भी दिल्ली में, लेकिन वो पीएमएलए के उन्होंने एडिशनल चार्ज एक तरीके से दे दिया था या एक एडिशनल अरेंजमेंट किया था, जब तक कि ये जो प्रोसेस सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 17 तक में ये क्या है देखिए ध्यान से देखिए, कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड चेयरपर्सन ऑफ मेंबर्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, टर्म ऑफ ऑफिस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इस पूरी प्रोसेस को इन्होंने डिलीट मार दिया। इन्होंने कहा हम अपॉइंटमेंट अब फर्दर करेंगे, जो सफीमा की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसी को डेजिग्नेट कर दिया कि अब वो बेनामी जो एक्ट है उसकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मानी जाए। तो इस सारे सेक्शंस को इन्होंने डिलीट कर दिया, देखिए ध्यान से यहाँ पर सेक्शन 17 तक है ना। तो सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 17 जो है वो ऑब्सोलीटेड है, ओमिटेड बाय जो भी फाइनेंस एक्ट था इस साल का 2021 का, विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2021 से इसको उन्होंने ओमिट कर दिया। अब देखिए अथॉरिटीज एंड ज्यूरिसडिक्शन, चर्चा हमने ऑलरेडी की। इस एक्ट में मात्र 4 अथॉरिटीज हैं, वो क्या है, इनिशिएटिंग ऑफिसर, ये एसीडीसी लेवल का ऑफिसर होता है, ये उन्होंने डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा इनिशिएटिंग ऑफिसर का मतलब क्या, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशन में डिफाइंड है वही होगा, ठीक है, वही ही होगा, यानी कि उसी को डेजिग्नेट किया हुआ है, ठीक। अप्रूविंग अथॉरिटी, जेसीआईटी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर, आईटीओ, और द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आज की डेट में जो सफीमा की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसा कि सेक्शन इसमें उन्होंने डिफाइन किया सेक्शन 7, ठीक। पावर ऑफ अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, एसीडीसी, यानी आईओ जिसको आप कह सकते हैं, चाहे वो इनिशिएटिंग ऑफिसर से नाम कहिए चाहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहिए। इस केस में यहाँ पे जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है यही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप कहेंगे वो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज है वो बेसिकली इनिशिएटिंग ऑफिसर ही, वही मेन है इसमें आईओ जी। हाँ, जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है बहुत ही लिमिटेड है, सेक्शन 28, 29 एंड 30 ओनली डेडिकेटेड टू दैट थिंग। सारा प्रोसेस जब हो जाएगा, कन्फिस्केशन हो जाएगा, तो उस प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसकी, हाँ, उसका पोजीशन लेना, उसको कब्जे में लेना। हाँ बिल्कुल, जो कह रहे हैं यही, एडमिनिस्ट्रेटर की जो पावर है जो इस एक्ट में डिफाइंड है वो बहुत ही लिमिटेड है। वो सारी प्रोसेस यानी जब उसका कन्फिस्केशन हो जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाती है वो प्रॉपर्टी, उसके बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट। सेक्शन 19 कहता है कि इसके पास जो भी अथॉरिटीज हैं इस एक्ट की, उसके पास वही पावर प्राप्त होंगी जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में एक सिविल कोर्ट को, जैसा कि वो सूट करते समय, ट्रायल करते समय जो उसके पास पावर प्राप्त होती है, जैसा कि हमारे सेक्शन 131 की पावर है, आप ऐसे ही समझ लीजिए, इट इज एज गुड एज सेक्शन 131 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। ये सेक्शन 131 ही है, ठीक सर। ये जिसमें और ये पीएमएलए का सेक्शन 50 है। अगर मैं लिंक करूंगी किससे रेलेवेंसी करेंगे तो सेक्शन 50 पीएमएलए का। हाँ बताइए। जिस भी एक्ट में देखा जाता है कि वो सीपीसी का वो रेफरेंस लेते हैं, तो सेम ही पॉइंट सब में लिखे होते हैं ऑलमोस्ट, किसी में बढ़ा देते हैं, किसी में बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, कहीं पे एलैबोरेट कर देते हैं, इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर ऑफ द बैंकिंग कंपनी
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर इंटरमीडिएट और रिपोर्टिंग एंटिटी एंड एग्जामिनिंग अमाउंट। आप ये इनकम टैक्स एक्ट में ये लैंग्वेज एग्जैक्टली नहीं पाएंगे। एग्जामिनिंग अमाउंट तो मिलेगा, इंटरमीडिएट और रिपोर्टिंग एंटिटी को स्पेशली नहीं मिलेगा। मैं ये बता रहा हूँ, इसमें इलैबोरेट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि आपको इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने में बैंकिंग ऑफिशियल्स, जो शेयर ब्रोकर्स हैं, जो ऑथराइज्ड एएमसीज हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनको भी आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ सकता है। तो इसको इलैबोरेट कर दिया है। रिसीविंग एविडेंस ऑफ एफिडेविट ये भी नहीं है अपने में नहीं है, लेकिन सेक्शन 50 पीएमएलए में है। मैं इसीलिए दोनों एक्ट से लिंक कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सेक्शन की सिमिलैरिटी कहाँ से आएगी, पावर सेम जगह से डिराइव हो रही है। तो इसमें फिर फर्जरी का केस बन सकता है जी? अपने में नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? फर्जरी एफिडेविट पे अगर कोई चीज आप ले रहे देखिए, एफिडेविट जो होता है वो हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 19 से कवर्ड होता है। एफिडेविट क्या है? अनलेस अदरवाइज प्रूवन, उसको प्राइमा फेसाई एविडेंस माना जा सकता है। अपने विभाग में लेते हैं हम, हाँ, कहीं लिखा नहीं है। लिखा नहीं है, लेकिन आप अगर सेक्शन 131 के प्रिजम्पशन से उसको एविडेंस मानना चाहें तो मान सकते हैं, क्योंकि उसको सिविल कोर्ट में एविडेंस माना गया है प्राइमा फेसाई। लेकिन अगर आप उससे कहते हैं कि अपने एफिडेविट को प्रूव करो, तो उसको प्रूव करना होगा। ठीक है, ये जो टर्म लिखा है रिसीविंग एविडेंस ऑफ एफिडेविट, ये प्रेरोगेटिव है सिविल कोर्ट का कि वो मान सकता है, क्योंकि वो शपथ लेके एक वो बात कह रहा है तो उसको एविडेंस के तौर पे मान सकता है। लेकिन अगर उसका वो कहे कि इसको प्रूव करो बाय द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो उसको करना पड़ेगा। ओनली दैट एफिडेविट विल नॉट बी द सैक्रोसैंक्ट एविडेंस। ये बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला तो पॉइंट है डिस्कवरी इंस्पेक्टर, ये सब में रहता है, ये सब में रहता है, लेकिन इसको समझ नहीं आता क्या मतलब है। और डिस्कवरी इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि इंस्पेक्शन करने की भी पावर है आपके पास। यूज का भी नहीं है, वो ठीक है आपकी बात, क्योंकि समझ में नहीं आता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाला सेक्शन आएगा जो हमारे यहाँ 142(2) का है, जो अभी हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले चर्चा करी। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट में आप मुझे सोच के बताइएगा कि हम जब इंस्पेक्टर रहे हों या आप किसी और पुराने प्रेडिसेसर से बात करिएगा कि किसी फिजिकल इंक्वायरी को उसने नॉन फेसलेस एरा में यूज किया हो। आज की डेट में तो व्यू के थ्रू यूज हो रहा है इफेक्टिवली, वो व्यू के थ्रू इफेक्टिवली यूज हो रहा है। लेकिन नॉन फेसलेस एरा में मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने 142(2) का ऑथराइजेशन या एक नोटिस उसको दिया हो अपने इंस्पेक्टर को और कहा हो जाके स्पॉट इंक्वायरी करके आओ। लेकिन ऐसा कोई सेक्शन नहीं बोर्ड होता था, और वो बड़ा डेंजरस था। विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ आप चले जा रहे हैं तो आप अपने लिए हर तरीके का रिस्क जो है रिस्क लेके जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आपके पास अथॉरिटी क्या थी? वो पूछता नहीं था, अलग बात है। लेकिन अगर कोई इसी बात पे कि मेरे राइट टू प्राइवेसी का मेरे प्रॉपर्टी में घुस आए हैं विदाउट ऑथराइजेशन, आपको जवाब देते नहीं बनेगा। मैंने एक बार पूछा नहीं बताया। इसको आगे थोड़ा पढ़ते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम लोग अपनी इस अलग चर्चाओं की बात करेंगे। अब देखिए, इसमें सेक्शन 19 में थोड़ा इलैबोरेटिव हो गए, इलैबोरेट किया इन्होंने कहा जिसको भी इस तरीके का समन किया जाएगा, क्योंकि स्पेशली ये समन है, हमारे यहाँ समन वर्ड यूज नहीं है, लेकिन पीएमएलए में भी इसको समन वर्ड स्पेशली यूज किया गया है। और 19(2) के वर्च्यू से देखिए टर्म यूज समन ही हो गया। सेक्शन 131 में हमारे एक्ट में समन नाम से वर्ड यूज नहीं होता है, कभी आप ध्यान से देखिए समन नहीं लिखा होता। इसमें है कि जो भी इसमें समन किया जाएगा उनको ये बाउंड होगा कि वो आएंगे अब खुद या अपने ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू, और वो सच ही बोलेंगे, क्योंकि ये एविडेंस माना जाएगा, एग्जामिनेशन ऑन ओथ है। ठीक, क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टीज को एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटीज भी पुलिस अथॉरिटी नहीं है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट ये कोर्ट ऑफ लॉ में नॉन एडमिसिबल नहीं है। यानी पुलिस के पास आप कोई एविडेंस जब देते हैं तो वो क्या माना जाता है, स्टेटमेंट माना जाता है। हमने सुना भी होगा पुराने सीआरपीसी में कि 161 का बयान है, 161 का बयान है। पुलिस जब भी कोई बयान लेती है या सीबीआई कोई बयान लेती है तो कोर्ट ऑफ लॉ में वो एविडेंस नहीं माना जाता, वो सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट से ही वो बार्ड है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, वो कह रहा है ना कि आप सच बोलोगे। जब हम इसीलिए शपथ में क्या दिलाते हैं कि आप ये बयान पूरे होशो आवाज में दे रहे हो, सच बोलोगे, और इस एक्ट के वर्च्यू से आपको इस सेक्शन के पावर की वजह से आप अगर इसमें नहीं बोलते हो तो क्या होगा, और उसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, आप इसके अगेंस्ट आपका यूज किया जा सकता है आपके अगेंस्ट में। अब यहाँ पे देखिए उसमें क्या स्पेशली कह रहा है कि जिस बात के लिए उससे स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है, वो बाउंड होगा उससे रिलेटेड सच बोलेंगे। ठीक, इसके लिए अभी नहीं करेगा तो इसका स्पेशल कॉन्सिक्वेंस अलग से दे रखा है इन्होंने, स्पेशल। ये वाला तो हमने सेक्शन 136 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है ये बेसिकली। अगर हम लिंक करें तो ये सेक्शन 136 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं
वो डीम्ड टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ ओल्ड आईपीसी। और आज की डेट में 230 और 267 ऑफ न्यू आईपीसी है। तो सारे सेक्शंस को एक तरीके से टेबल के फॉर्म में देखना पड़ेगा। इस समन को करते समय यानी उसने 19(1) का अगर समन किया है तो किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की वो असिस्टेंस रिक्वायर कर सकता है ना। तो वो और ये दे आर बाउंड टू असिस्ट सच रिक्विजिशन और डायरेक्शन। आपने समन किया, उसके असिस्टेंस के लिए आपको पुलिस या किसी और अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 19 सब सेक्शन 4 ये चीजें वो करेगा। रिपोर्टिंग एंटिटी वो है जैसा कि हमारे सेक्शन 285 बीए में डिफाइंड है। 285 बीए में रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है ना, एसएफटी जैसे फाइल होती है, जो भी सब रजिस्ट्रार्स हैं, बैंक्स हैं, क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल दीज आर रिपोर्टिंग एंटिटीज फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जो उनके पास हो रहे होते हैं। ये जो है सर्टेन ऑफिसर टू असिस्ट इन इंक्वायरी, ये एग्जैक्टली पीएमएलए के सेक्शन 54 से लिंक होता है, एकदम सेम है। इन्होंने कहा कि ये अगर चाहें तो ये इनको मैंडेटेड है कि ये जो अथॉरिटीज हैं इसके इन्फोर्समेंट में आप उनसे इनकी असिस्टेंस ले सकते हैं। इसका यूज क्या किया जाता है बेसिकली? जनरली तो अभी तक ये बहुत ही यूजफुल सेक्शन है नहीं। एक तो अब वैसे भी देखा जाए तो अभी नियोनेटल स्टडीज में ये एक्ट है। पीएमएलए में सेक्शन 54 का यानी जो सिमिलर सेक्शन है उसका यूज क्या करते हैं? मान लीजिए आपको कोई इंफॉर्मेशन सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से चाहिए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चाहिए, तो कौन सी अथॉरिटी ऑफ लॉ कोट करेंगे आप? तो वो सेक्शन 20 कोट करेंगे कि सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट, बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट, आप ये इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए, आईटीआर दे दीजिए। आप उसको समन तो नहीं करने लगेंगे, काउंटर पार्ट है हमारे, तो आप समन करने की जगह जो उससे रिक्विजिशन करेंगे चीजों का, वो काइंड ऑफ इस सेक्शन में करेंगे, क्योंकि ये असिस्ट किस तरह से करेगा? ऑब्वियसली इसी तरीके से करेगा जब हम उससे कोई चीज रिक्वायर करेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस उसमें रहा कि जब हम किसी और से जैसे इनकम टैक्स आईटीआर मांगते थे तो सेक्शन 54 को कोट करके मांगते थे, उसको सेक्शन 50 का समन तो नहीं देते थे कि आपको मैं समन दे रहा हूँ और आप उसका आईटीआर की कॉपी दीजिए, ठीक है? कॉल फॉर इंफॉर्मेशन हाँ असिस्ट वर्ड क्यों यूज किया? कॉल फॉर नहीं, इंफॉर्मेशन असिस्ट आप चाहें तो कर सकते हैं। असिस्ट का तो मतलब ये ब्रॉडर इसका नहीं, ब्रॉडर है वो, तो आप कह तो एक्चुअली तो ब्रॉडर सेंस में ये तो यानी इसको एग्जीक्यूट करने में बाय अंडर द पावर ऑफ सेक्शन 20 ये मैंडेटेड है इन अथॉरिटीज को कि अगर वो अथॉरिटी रिक्विजिशन करती है कि मुझे आपकी असिस्टेंस चाहिए तो दे आर बाउंड टू असिस्ट। जैसा कि देखिए समन को एग्जीक्यूट करने में अगर उसको पुलिस की जरूरत है समन को एग्जीक्यूट करने में, कहीं समन सर्व कराना है मान लीजिए और वो वहां पे समन सर्व नहीं हो पा रहा है, तो पुलिस की आप सहायता सर्व करा सकते हैं। यहाँ पे 19(4) में स्पेशली इंपावर्ड है ना। अब ये देखिए पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे स्पेशली ये उन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए है कि जिनके पोजीशन में सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप कह रहे हैं उसका देखिए अगला सेक्शन यही यहाँ पे सब रजिस्ट्रार्स हैं, ठीक है, या ऐसे कुछ और चीजें हैं जिनके पोजीशन में उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई अदर डॉक्यूमेंट है, कोई रिकॉर्ड है जो कि उस ऐसे ट्रांजैक्शन से रिलेट कर रहा हो जो इस एक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर और द अप्रूविंग अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 3 अथॉरिटी का नाम लिखा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। इट मींस एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर नहीं दी हुई। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इनिशिएटिंग ऑफिसर या अप्रूविंग अथॉरिटी, मीनिंग देयरबाय एसीडीसी इनिशिएटिंग ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर अप्रूविंग अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि सफीमा की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है आज की डेट में, वो किसी भी से भी ये डॉक्यूमेंट इस तरह के रिक्विजिशन कर सकती है अंडर द पावर सेक्शन 21 ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। इंपाउंडिंग की पावर, जैसे कि आप समन करते हैं किसी को और वो डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आता है तो हमारे पास पावर है, चाहे सर्वे में हम जाए तो भी इंपाउंड कर सकते हैं। सर्वे में जो हम डॉक्यूमेंट सीज करते हैं उसको सीजर नहीं कहते, उसको इंपाउंडिंग कहते हैं। सिमिलरली अगर इस प्रोसेस के दौरान अगर वो कोई लाता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो जो इंपाउंडिंग की प्रोसेस है वो इन्होंने इसके अंदर दे रखी है, ठीक, उसकी लिमिट भी दे रखी है। सेक्शन 26(3) अभी हम पढ़ेंगे जहां एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फाइनल ऑर्डर पास करती है अटैचमेंट का, कंफर्मेशन का उसके, तो उसके 3 महीने का उसका जो प्रोसेस है वो दे रखा है। और अगर वो इनिशिएटिंग ऑफिसर कर रहा है इंपाउंड यानी अप्रूविंग अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर रही है
तब तक तो वो प्रोसेस उन्होंने 3 महीने की दे रखी है, लेकिन अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर कर रहा है, आईओ कर रहा है डायरेक्टली, तो 15 दिन के बाद उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने अप्रूविंग अथॉरिटी से। जैसे कि हमारे उस वाले नॉर्मल समन की इम्पाउंडिंग में भी है, 131 वाले में भी, कि क्या होता है कि 15 दिन के बियॉन्ड अगर आपको चीज करनी है, रिटेन करनी है, तो विद द अप्रूवल ऑफ सीआईटी, कंसर्न पीसीआईटी या सीआईटी का अप्रूवल चाहिए होता है। यहाँ पे उसमें क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है इस केस में, यहाँ अप्रूविंग अथॉरिटी है, क्योंकि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो आउट ऑफ दिस एक्ट है। आउट ऑफ दिस एक्ट का मतलब आईटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर नहीं है, वो अलग एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जाती है। तो अगर हम आईटी डिपार्टमेंट की टॉप मोस्ट अथॉरिटी की बात करें तो वो अप्रूविंग अथॉरिटी ही है, ठीक है, जो कि एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर होगी। हाँ जी, नहीं, वही सफीमा में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको माना जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा, वही होगी एडजुडिकेटिंग। पहले अभी 2021 से पहले जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, और वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपॉइंट करती थी, अभी भी है वो। पीएमएलए के केस की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वही है। इसीलिए सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 17 तक उसके अपॉइंटमेंट, उसके टर्म, उसके रेजिग्नेशन, उसका सब प्रोसीजर डिफाइंड था। लेकिन अब एक्ट को लगा कि उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को हम अपॉइंट करें, नॉमिनेट करें, उस प्रोसेस को ही उन्होंने खत्म कर दिया। उसकी जगह उन्होंने कहा कि सफीमा एक्ट चल रहा है, उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी। जी हाँ बिल्कुल, अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे डेपुटेशन पे जो भी व्यक्ति गया है, सफीमा की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उस पर्पस के लिए, मान लीजिए डेपुटेशन पे कोई व्यक्ति गया, वो आईआरएस आईटी है या आईआरएस सीबीआईसी वाला है, कोई भी व्यक्ति गया है, तो वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम करेगी। पावर ऑफ अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी एक्सेट्रा, ये सेक्शन 24 से इधर है, फिर आगे आ रहे हैं। इसमें जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है यानी आईओ मेनली, आप समझिए, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, यानी विद द अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, वो किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, देखिए बड़ा ब्रॉडर स्कोप दे रखा है इंक्वायरी का, जो डोमेन है वो एकदम ब्रॉडर दे रखा है। और क्या लिखा है, कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी जो कि इस एक्ट से रेलिवेंट हो, दैट्स इट, किसी भी तरह की वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है। इसमें ये वो व्यक्ति भी शामिल हो सकता है जो बेनामीदार है, वो व्यक्ति भी शामिल हो सकता है जो बेनिफिशियल ओनर है, अदर पर्सन्स भी शामिल हो सकते हैं जो रिलेटेड पर्सन्स हो, यानी एनी पर्सन है, किसी से भी इंक्वायरी कर सकता है, किसी भी पर्सन से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी, बड़ा ब्रॉडर डोमेन है, आप ऐसे समझ लें, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट ओनली वो इंक्वायरी कर सकता है। आईओ कंडक्ट करेगा और कॉस्ट टू कंडक्ट करवा सकता है, डेलीगेट कर देगा एडमिनिस्ट्रेटर को, यहाँ मतलब ये हुआ। नहीं, लोअर अथॉरिटी का मतलब कॉस्ट टू कंडक्ट का मतलब होता है अपने स्टाफ के थ्रू करा सकता है। यहाँ मतलब ये स्टाफ का मतलब यहाँ ये है कि अपने सपोर्टिंग स्टाफ से, ये तो लिखा नहीं है इसके इस एक्ट में, जैसे हमारे एक्ट में लोअर मोस्ट अथॉरिटी क्या है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, लेकिन नीचे सपोर्टिंग स्टाफ भी तो होते हैं, इसमें इंस्पेक्टर भी तो अपॉइंटेड है यहाँ, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अपने इंस्पेक्टर को भेज सकता है ना। इसे मैं सर थोड़ा सा जी, वो जो सेक्शन नहीं था इसमें असिस्ट वाला था अदर ऑफिसर, हाँ, तो नहीं उनके माध्यम से भी वो भी हाँ करा सकता है बिल्कुल। अगर वो ये कहता है कि ये इंक्वायरी आप कंडक्ट करा दीजिए और वो रिक्विजिशन करता है सेक्शन 20 का, हाँ तो कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, वो ऑफिसर है वहाँ पे स्टाफ नहीं कर सकता है, लेकिन वो ऑफिसर भी अपने स्टाफ के थ्रू करा सकते हैं। मतलब वो एग्जीक्यूट कराने से मतलब है, मान लीजिए आपने वीयू को कहा कि ये मुझे वेरिफिकेशन करके बताओ, तो वीयू का ऑफिसर जाता है अपने इंस्पेक्टर को भेजता है। पर्पस यहाँ पे वो इंक्वायरी कंडक्ट कराना, करना या करवाना है, मे कंडक्ट और कॉस्ट टू बी कंडक्टेड, खुद कर सकता है या करवा सकता है, ये दोनों स्कोप दे के रखा हुआ, ठीक है। सर इनिशिएटिंग अथॉरिटी ने रेज कर दिया तो प्रॉपर्टी फिर एडजुकेटिंग पर अभी होती क्या सर? हाँ, कंप्लेंट होती है, पीएमएलए में कंप्लेंट बोलते हैं या उसको रेफरेंस भेजना बोलते हैं, क्योंकि कोई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी उसको कंफर्म करेगी ना कि जो आपने एक्शन लिया है वो सही है कि नहीं, और जो आप प्रोविजनल अटैचमेंट करते हैं उसको वो कंफर्म करती है, यानी वो अटैचमेंट करती है, वो प्रोविजनल वर्ड हट जाता है। जो अस्थाई अटैचमेंट ऑर्डर है वो स्थायी अटैचमेंट ऑर्डर बनाने की जो पावर है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की है। ये दोनों सिमिलरिटी पीएमएलए और बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट में दोनों में ऑलमोस्ट सेम है।
पार्टी अपील नहीं करती कि इसको रिलीज करना चाहिए। कौन करती? सर डिबेटिंग में 31st अपील होती है पार्टी की। नहीं, पार्टी जैसे ही अभी आ रहे हैं, इस पे आ रही है, तो अपील की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही उसके पास जाएगा कि इनिशिएटिंग ऑफिसर कहेगा कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबको नोटिस इशू करेगा, जितने भी कंसर्न लोग हैं। इनिशिएटिंग ऑफिसर को भी मौका देगा, उन लोगों को भी मौका देगा जो बेनामीदार है, जो रियल ओनर है, जो बेनिफिशियल ओनर है, जिसने कंसिडरेशन पे किया, कोई ज्वाइंट ओनर है तो उनको भी मौका देगा, या कोई बैंक है वो कहा मेरी प्रॉपर्टी तो उसको भी मौका देगा। जो भी उससे इंटरेस्टेड हो इस प्रॉपर्टी से सबको सुनवाई का मौका देगा और उसके बाद एक ऑर्डर पास करेगा, उसी को एडजुडिकेशन ऑर्डर कहते हैं। वो आएगा कि आगे आ रहा है। अब ये प्रोसेस है, यानी आपने अपनी इंक्वायरी कर ली। इस एक्ट में सर्च सर्वे की पावर्स नहीं है, ठीक है। तो आपने इंक्वायरी अपनी कंडक्ट कर ली, ठीक, अपने पास जो भी मटेरियल इकट्ठा करना था चीजें कर ली। अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, वो ये है सेक्शन 24 इसका मेन इनिशिएटिंग सेक्शन है, जहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये कह रहा है कि आईओ, जहां पे आईओ के पास ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन, कुछ मटेरियल है उसके पास, हैज रीजन टू बिलीव, क्या है कि कोई भी जो बेनामीदार है किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, उसको नोटिस इशू करेगा, शो कॉज within such time as may be specified in the notice that by the property should not be treated as benami property। एक तरीके का जो ये नोटिस है सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 का, ये एक तरीके का SCN है जो कि बेनामीदार को, यानी जिसके नाम पे वो, जिसके पास वो प्रॉपर्टी पाई जाएगी, उसको इशू करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये क्यों ना बेनामी प्रॉपर्टी मान ली जाए। और किसके आधार पे करेगा, ऑब्वियसली उसके पास अपना एक रीजन टू बिलीव होगा, एक डॉक्यूमेंट्स होंगे, और वो रीजन टू बिलीव और डॉक्यूमेंट्स उसने कहां से फॉर्म किए होंगे, ऑब्वियसली जो ये यहाँ इंक्वायरी कंडक्ट कर चुका है, चाहे वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास है या इसने अपने पास ही जो इंक्वायरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई, ठीक है। और जैसे ही ये कह रहा है कि जहां पे वो नोटिस इशू करेगा बेनामीदार को, साथ ही साथ वो उसके जो रियल बेनिफिशियल ओनर है उस प्रॉपर्टी का, अगर उसकी आइडेंटिटी ट्रेसेबल है तो उसको भी साथ ही साथ ये नोटिस इशू करेगा ये वाली। अगर यहाँ ट्रेसेबल ही नहीं है तो बात खत्म हो गई, किसका एक्चुअल ओनर कौन है या एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो बात खत्म हो गई। अदरवाइज उसको भी एक साथ में नोटिस इशू करेगा यही वाली कि क्यों ना इस प्रॉपर्टी को बेनामी मान लिया जाए। ये जो सेक्शन है, अब इसका थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत पड़ेगी। ये पार्ट है सबसेक्शन 3 और इसके बाद हम सबसेक्शन 4, यानी ये पार्ट और ये पार्ट 3 और 4 इन दोनों को साथ में समझने की जरूरत है। इसमें यह है कि जैसे प्रोविजनल अटैचमेंट हमारे यहाँ 281 बी में है कि असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि अगर ये जो एसेट या प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग द असेसमेंट, अगर इसको हमने अभी अटैच नहीं कर लिया तो इसको एलिनेट कर देगा, बेच देगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू विद द अप्रूवल ऑफ सीआईटी, वो क्या करता है मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल के लिए वो प्रोविजनली अटैच कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है 24 में कि बिफोर कंडक्टिंग फर्दर इंक्वायरी, और उसका जवाब सुने बिना एंड ऑल, अगर उसको लगता है इसको इनिशिएटिंग ऑफिसर को कि जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकता है, बेच सकता है, किसी भी तरह से हटा सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जितने दिन का हमने उसको नोटिस दिया उतने दिन के दिन ये डिस्पोज कर देगा। तो उठा के विद द अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, ऑब्वियसली बिना अप्रूवल के नहीं होगा, वो क्या कर सकता है 90 डेज तक। 90 डेज तक, कब से 90 डेज, जब से इसने सेक्शन 24(1) का नोटिस इशू किया, जब किया उस मंथ को एंड करिए और उससे 90 डेज, यानी अगर 12 अप्रैल को नोटिस इशू किया है तो 30 अप्रैल यानी 1 मई से 3 महीना, मई जून जुलाई 31 जुलाई तक वो उसको प्रोविजनली अटैच कर सकता है अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 3। जैसे इसमें 90 डेज लिखा है, लेकिन जैसे आपने कहा मई जून जुलाई, उसमें तो मेरे हिसाब से 90 डेज, हाँ तो 90 डेज देना पड़ेगा, 3 मंथ्स नहीं, वो काउंट होगा। यस एग्जैक्टली, हाँ 30 जुलाई को आएगा, बिल्कुल 90 डेज काउंट करने पड़ेंगे। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, 3 मंथ्स यूज नहीं किया है, ठीक है। अब अगर उसको लगता है कि ये नॉर्मल, यहाँ पे एसएससी तो वर्ड यूज करेंगे नहीं, यहाँ पे नॉर्मल एक्यूज भी वर्ड यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल बेनामीदार है या नॉर्मल वो ऐसा व्यक्ति है, नॉर्मल पर्सन है, और उस पे ये सेक्शन 24(3) इन्वोक करने की जरूरत नहीं,
तब वो क्या करेगा, वो अपनी ऐसी इंक्वायरी करेगा, कॉलिंग फॉर सर्च रिपोर्ट करेगा, एविडेंसेस कलेक्ट करेगा और सारे मटेरियल जितने भी कलेक्ट करने के बाद 90 दिन के अंदर, अगेन 90 दिन के अंदर, ठीक है, कौन से 90 दिन, जब उसने पहले 24 का नोटिस इशू किया था उसको एंड करके 90 डेज के अंदर वो क्या करेगा, अब इसके फर्दर 2 लिंक हो गए, ए और बी। अगर वो प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन 3 वाला वो इन्वोक कर चुका था पहले से, तो या तो वो विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अप्रूविंग अथॉरिटी क्या करेगा, कंटिन्यू करा देगा उस ऑर्डर को, उस प्रोविजनल अटैचमेंट को, ठीक है, टिल द पासिंग को अभी हम 26 सेक्शन 26 पे आ रहे हैं, एडजुडिकेशन में जब मैटर जाएगा इसको कंटिन्यू करा देगा या फिर रिवोक कर देगा। यानी अब लगता है उसको अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद कि नहीं ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं थी, आईओ को लगता है कि ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं थी बेनामी ट्रांजैक्शंस में, तो फाइनली विद द अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी उस जो अटैचमेंट इसने 24(3) का कर रखा है उसको रिवोक कर देगा, ठीक। फिर बी कहता है कि जहां पे उसने सेक्शन 24(3) इन्वोक नहीं किया था, जहां ऑलरेडी उसने अटैच करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या कर सकता है कि प्रोविजनल अटैचमेंट यहां पे पास करेगा विद द अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर डिसाइड करेगा कि नहीं अटैचमेंट करना है। तो सेक्शन अगर हम बात करें तो सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 के, यानी जहां पे ये एक्शन ले रहा है फाइनल, सेक्शन 24 सबसेक्शन 4, वहां पे इसके 2 लिंक हो जाएंगे। यानी अगर उसने प्रोएक्टिव प्रीएम्प्टिव एक्शन ले रखा था अटैचमेंट वाला, तो उन दोनों का भी कम्बिनेशन पार्ट ए में दे रखा है सेक्शन 24(4)(a) में, और अगर उसने नॉर्मल प्रोसेस की इंक्वायरी करी थी तो 24(4)(b) में वो ये प्रोसेस से आगे ले जाएगा, या तो अटैचमेंट करेगा या वो डिसाइड करेगा कि अटैचमेंट नहीं करना है। तो ऑब्वियसली जब या तो ये डिसाइड करेगा कि रिवोक कर देगा प्रोविजनल अटैचमेंट या डिसाइड करेगा कि अटैचमेंट आगे नहीं ले जाना, नहीं करना है, तो प्रोसीडिंग वहीं रुक जाएगी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई, मैटर क्लोज हो गया। आगे प्रोसेस तभी बढ़ेगी जब वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को पास कर देगा या कंटिन्यू करा देगा। कोई कंफ्यूजन? चाहे ले लीजिए, बात कंटिन्यू